हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 0। देखिए इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। इस पूरे सेक्शन के अंदर हम कम से कम 7 से 8 या 9 वीडियोस हम लोग बनाएंगे। मे बी इससे 1-2 वीडियो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। इन सभी वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को। अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए फिजिक्स में यूजफुल हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए फिजिक्स के अंदर हम लोग मेजरली पढ़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग अगर अपन करें तो एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हम इसके जस्ट बाद में अपन बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक के बारे में। साथ ही हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के बारे में, कैलकुलस के बारे में। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो हर एक वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा इतना अच्छा परफेक्ट कवर करना है कि जिसके अंदर आप आने वाले फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स जितनी भी यूज़ होगी वो सारी की सारी मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे, दैट इज़ फंक्शन। और फंक्शन के अंदर भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सो स्टूडेंट, द टॉपिक वी हैव टू कवर, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम अपने सबसे पहले टॉपिक को उठाने वाले हैं, दैट इज़ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। इट विल द बेसिक नॉलेज ऑफ फंक्शंस, पर ये उतनी डिटेल नहीं है जितनी मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ते हुए हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला दैट इज़ एल्जेब्रिक फंक्शन, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन पर आपका फर्स्ट लेक्चर है आज का, उसी तरीके से सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर। फोर्थ लेक्चर आपका होगा कंप्लीटली अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैलकुलस। ये बिल्कुल ही एंटायरली न्यू मैथमेटिक्स हैं आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप यहाँ पर करेंगे। देखिए एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा हैबिचुअल हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल ही नया आएगा। एक तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा, फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, और एक कैलकुलस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स की बिल्कुल ही न्यू ब्रांच है। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ली है 11th और 12th में जिनकी मैथ्स रहेगी, उन बच्चों को तो कैलकुलस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। बट जिन बच्चों ने बायो सब्जेक्ट ली हैं उसको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर। आपको कैलकुलस में मेजरली सिर्फ ये 2 ही पॉइंट पढ़ने होते हैं। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द ग्राफ थ्योरी। यानी कि जितने भी टाइप के ग्राफ आपके बनते हैं और उसमें स्लोप ऑफ लाइन जो होगी, पैराबोला जो होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग स्टडी थोड़ा सा इसमें करेंगे। कुछ अदर टॉपिक्स के अंदर हम लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें और उठाएंगे, जैसे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम बात करेंगे, मेंसुरेशंस के बारे में हम बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द वेक्टर। वेक्टर के लिए आपको अलग ही लेक्चर्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो चैप्टर 0 जो मैंने नाम दिया है, उस चैप्टर 0 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे टिल सम अदर टॉपिक। एंड वेक्टर के लिए आपका अलग ही सेक्शंस रहेगा, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। आई होप आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। देखिए आप है ना 9-10 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं, बशर्ते हमें वो याद नहीं है प्रॉपर मैनर में। बाकी अदरवाइज ये वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं, बस उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल होते हैं उनके बीच का एक रिलेशनशिप होगा, और वो क्या होगा, उनमें से एक वेरिएबल जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड दूसरा वेरिएबल जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इन शॉर्ट वी कैन से फंक्शन इज अ रिलेशनशिप इन दी वेरिएबल्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। देखिए
एक एग्जाम्पल मैंने लिया y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मैंने x को लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा ना कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है वेरिएबल के बीच में जिसमें एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट रहेगा और दूसरा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पर इस x को मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को मैंने कहा है दिस विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने y को डिपेंडेंट क्यों कहा, आपने x को क्यों नहीं कहा, यानी कि आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि x विल बी द इंडिपेंडेंट एंड y विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, देखिए ध्यान से, मैं अगर आपसे कहूं कि लेट x इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो आपसे पूछो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे वेरी सिंपल, x अगर 0 हो जाएगा तो यहां पर y में केवल 5 बचेगा, सो द y विल बी 5। अच्छा, अगर x इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो फिर आपका जो y होगा वो आपका 4 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर मैं कर दूं यहाँ पे 5 तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x की जो वैल्यू होगी, x में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके y में चेंजेस हो रहा है। अगर आपने x को 0 रखा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका y 5 बना है, अगर आपने x को 1 रखा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका y 4 बना है। यानी वी कैन से x के चेंज होने पर y भी चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि y इज डिपेंड्स ऑन दी x, y जो है वो आपका x पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर आप ऐसा लिखते कि x इक्वल टू, और यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे इस x को इधर कर दो और y को इस तरफ कर दो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, 5 माइनस वाई लिख सकता था। तो अब यहां पर जो x होगा वो आपका डिपेंडेंट बन जाएगा और ये जो y होगा वो आपका इंडिपेंडेंट। मतलब जो वैल्यू आप अज्यूम करते हैं, जो आप अपने मन से रख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल हम और उठाते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस 6। इज दैट क्लियर? हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, कोई सोल्व नहीं करना है हमें, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर भी हम ऐसा बोलेंगे कि देखिए आप जो भी x की वैल्यूज यहां रखेंगे, आपने कहा x इक्वल टू 0, तो 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो y आएगा ओनली 6। तो यानी कि आप जो भी x की वैल्यू रखेंगे वहां उसके अकॉर्डिंग आपका y की वैल्यू बनती जाएगी। सो वी कैन से y इज डिपेंड ऑन दी x। तो अब इसको इन शॉर्ट में कैसा बोलूंगा कि y इज दी फंक्शन ऑफ x। जो y है वो आपका x का फंक्शन है, y क्या है आपका, इस x का फंक्शन है, इस x पे डिपेंड करता है। आया समझ में? इसको ऐसा भी लिखा जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू f और x ऐसे शॉर्ट में, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। आ गया समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक में लेते हैं तो साइन x कर दिया। अब यहाँ पर ये x क्या है, ये एंगल है, जो एंगल आप रखोगे उस अकॉर्डिंग y बनेगा। जैसे आपने कहा x इक्वल टू 30 डिग्री रखो, x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 45 डिग्री रखो, ये सभी वैल्यूज आपको पता है। अगर आपने यहाँ 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपने 30 डिग्री रखा तो आपकी वैल्यू बनेगी कितनी, 1/2 एंड सो ऑन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीट चीज कि फंक्शन क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप इन वेरिएबल जिसमें एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो अपने को आज पढ़ना है, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका पहला टॉपिक, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यही वेरिएबल के रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग, x, y, z, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सभी की स्टडी करते हैं, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। जैसे आपने 9th में और 10th में पढ़ा था, जैसे एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ, तो इन सभी में आप क्या करते थे, x की वैल्यूज निकालते थे, रूट्स निकालते थे, वैसी ही चीजें आपकी यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, इस वजह से हम इस एल्जेब्रिक फंक्शन का एक नाम अपन और बोल सकते हैं, जिसको इन शॉर्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो इस नाम से भी ये आपका जाना जाता है। अब यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शंस में कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं आपने पढ़ी हुई हैं, उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आपने जैसे पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 10, तो 10 आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे, या और बोल सकते हो जैसे 5,
9 और 16 एंड सो ऑन, और भी एग्जांपल ले लो। तो अगर ये 5 है तो 5 की वैल्यू इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चली जाएगी, ये चेंज नहीं होगी, ये 5 एवरी टाइम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड योर कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड अगर अपन बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन मतलब जिसकी पावर क्या हो आपकी 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। तो 2x प्लस में 3। अब ये डिग्री क्या होती हैं, ये पावर क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें आप 9th-10th के टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो उसको मैं इतना डिटेल में नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखें, यहाँ पे 11th में पढ़ रहे हैं, विच मीन्स आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो लीनियर फंक्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये रहा आपका y इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 1 हो जाएगी। इस वजह से हम इसे बोलेंगे लीनियर फंक्शन। इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं, आप इस y को 0 रख दीजिए, इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो इससे आपकी x की वैल्यू बन जाएगी। ये तरीके थे। हमें जो मेन फोकस करना है बेटा, इट्स ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर या जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जहां पर ये जो a, b एंड जो c है आपके, दिस आर बिलोंग्स टू योर रियल नंबर एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपने 10 तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स थे। तो ये जो a, b और c जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों आपके रियल नंबर से बिलोंग होने चाहिए, रियल नंबर से रिलेटेड होने चाहिए। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचो a ही 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी, क्या बचेगी आपकी, सिंपल सी चीज़ें, वेरी नाइस, लीनियर इक्वेशन बचेगी। और हम पढ़ कौन सा रहे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में लीनियर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इज दैट क्लियर और नॉट। तो a आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो ये x है बेटा, ये जो x लिखा हुआ है, सो हियर x इज एन अननोन वेरिएबल। x आपका अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। सो अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में अराइज होना चाहिए, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है, हमारे पास स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड है जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इन सभी मेथड से हम लोग x की वैल्यू को निकालते हैं। हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाकी मेथड जैसा आपको अच्छा लगे आप करें, जितना आपको आता है उनका यूज आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू को निकालते हैं। डन और नॉट। अब यहां देखें अगर अपन, तो x1, ठीक है, x1 एंड x2। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में पता होगा कि यहां पर अगर मैक्सिमम पावर या डिग्री अगर 2 है तो इसकी x की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो भी कितनी निकलेगी, 2। मतलब इसके दो ही आंसर पॉसिबल हैं। एक आंसर मैंने बोल दिया x1 और दूसरा मैंने बोल दिया x2। x1 क्या हो जाएगा, यहां पर देखो प्लस माइनस लिखा हुआ, तो एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में ये क्वांटिटी रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसे हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हुआ करते थे वो रूट्स आपके ये रहे। समझ में आया नहीं आया अच्छे से। और इन रूट्स को अपन एक तरीके से और डिनोट करते थे, अल्फा एंड बीटा नाम से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसे अल्फा और इसे बीटा बोल सकते हैं। कंप्लीट और नॉट। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज को निकालेंगे, इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं अपन, हमने कुछ रिलेशन और पढ़े थे, ठीक है, और हम जानते हैं अच्छे से कि एक हमने ये पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, हम क्या बोलते थे अल्फा प्लस बीटा को, सम ऑफ रूट्स। तो यहां मैं लिख देता हूं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और एक होता था आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, इनका और यहां पर जो ये एक्स, ये जो ए बी और सी जो थे आपके, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स, अगर इन रूट्स को आप ऐड करते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए के। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल हो जाती थी। ये सभी आप 10th में पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा बेसिक रिविजन है आपका। डन यहां तक। इसके बाद में एक चीज आती थी, नाउ दिस डी, कैपिटल डी, या जिसको अपन डेल भी बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac। जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट, और ये कैपिटल डी डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका सिंपल 2a। ठीक है, अब यहां पर जो ये d था उस d को मैंने क्या कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac से रिप्लेस कर दिया। मतलब इस जगह पे मैं चाहूं तो ये d या ऐसा डेल वाला सिंबल भी बना सकता हूं। इस d को एक नाम से जाना जाता था जिसको अपन बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते थे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट। इज दैट क्लियर। तो ये डी आपका हो जाता था डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेट करता था कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। कैसे, देखो अगर मैं कहूं आपसे कि ये डी जो वैल्यू, जो भी आप डी निकालोगे, जैसे आप डी सोल्व करना आपको आता है तो बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, उन सभी वैल्यूज को यहां पुट करना है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जो वैल्यू है जो कि आपका डी बनेगा, ये डी की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ सकती है, ये डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है, और यही डी की वैल्यू 0 से लेस हो सकती है। ये 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं आपके पास। डन और नोट। इन केस अगर आपकी d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती हैं तो जो आपके रूट्स होंगे बेटा, जो भी आपका रूट्स निकलेगा, यो जो x की वैल्यूज निकलेगी, वो आपकी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। यहां पे मैं लिख सकता हूं रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग, या डिस्टिंक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा था, डिस्टिंक्ट रियल रूट आप बोलते थे उसे। अगर ये d 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड यहां पर मैं बोल देता हूं इक्वल। ठीक। एंड तीसरी सिचुएशन हुआ करती थी कि जब आपका d की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम बोलते थे कि जो आपका रूट्स रहेगा, यानी जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो आपके इमेजिनरी नंबर्स आते थे, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इस तरीके से आपकी वैल्यूज रहेगी। ये डिस्क्रिमिनेंट था, और इस तरीके से आप रूट्स निकालते थे, उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते थे, और इनको रूट को फाइनलाइज इस तरीके से आप उनका नेचर ऑफ रूट भी बता देते थे। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इन पे आपको वो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है उतने सारे जो आप 10th और 9th में कर चुके हैं। वहां से आपको सिर्फ उनका जो रिजल्ट है, उनका जो कंक्लूजन्स हैं, जो मेथड्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं को यूज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको आते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें d की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, और साथ ही हम लोग इस x की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। और मैं क्वेश्चन उस तरीके से ले रहा हूं जैसे 11th में आपके क्वेश्चंस थोड़े से बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जिसे आप आराम से और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल ले लो या फिर एक कोई कार, बाइक, ऐसा कुछ भी अज्यूम कर लो, और उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है। वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सभी चीजें आपने 9th की फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है। 11th के अंदर हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसमें बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी के लिए याद रखो, वेलोसिटी मतलब एक तरीके से स्पीड ही है आपकी। सो क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी है ऐसे, जैसे आप लोग बोलते हैं कि किसी गाड़ी की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, उसी तरीके से यहां पर ऐसा देखने, इसे ऐसा लिखने का मतलब हो जाएगा कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आपकी वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इज दैट क्लियर। तो वेलोसिटी दे रखी किसी पार्टिकल की v इज इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड द टाइम, टाइम मतलब t आपको फाइंड करना है व्हेन पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, जब आपका पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए। अब आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आप आसानी से न्यूमेरिकल ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये कार है और ये कार यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और यहाँ पर चलते चलते इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ये दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में इतनी। अब आप ऑब्वियसली यहाँ पर हैं तो t इज इक्वल्स टू रहे, सॉरी ये t समझ लीजिए इसे, t आपका 0 है, 0 सेकेंड्स, यानी अभी तक आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है। अब आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो ये गाड़ी चलते 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 किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। जब किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पे जाना है तो इनके बीच में ऐसे बहुत से पॉइंट हो गए जहाँ पे ये कार चलते हुए जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है टाइम जो है वो 5 सेकेंड हो, टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड्स हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब बी पर आई है तब मुझे बताना कि यहाँ पर टाइम कितना है जब मेरी गाड़ी जो है वो रेस्ट पर आ चुकी है, यानी पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका है। पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे हो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी, जो इसकी स्पीड थी वो 0 हो जाएगी। अरे भाई जब गाड़ी की स्पीड ही नहीं होगी, गाड़ी स्पीड 0 हो चुकी है, इसका मतलब वो यहाँ पे रुक चुकी है। तब आप मुझे बताइए इसकी टाइम जो था यानी कि कितने टाइम बाद वो यहाँ पर पहुंचेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हुई। तो यहां पर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखें कि आपका जो रेस्ट आने का मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, एट रेस्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। डन। अब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो यहां पे हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 7t एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे का काम बहुत आसान है जो आप इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लीजिए। d होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये देखो, ये क्वांटिटी a है, ये क्वांटिटी यहाँ पे जो t वाली क्वांटिटी b और ये क्वांटिटी c, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। b क्या हो जाएगा, ये पूरा -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4a है 3, c है आपका 4। अब इस d को आप सोल्व कर लीजिए। तो ये जब आप d को सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल बनेगा 49 माइनस 48 यानी कि 1। क्या मैं बोल सकता हूँ d इज ग्रेटर देन 0? d आपका 0 से ग्रेटर है, मतलब आपके 2 रियल रूट्स एंड सिंपल अपन बोल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट आंसर्स। ठीक है ना? तो आपके जो रियल रूट्स रहेंगे यानी t की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो t की वैल्यू 2 आएगी और दोनों ही अलग अलग होंगी क्योंकि d की वैल्यू क्या आई है, 0 से ग्रेटर आई है। अब आप t निकाल लीजिए। तो t का फॉर्मूला -b, फॉर्मूला याद है ना आपको, -b प्लस माइनस रूट में d कर दो इसे डिवाइडेड बाई और ये हो जाएगा 2a। तो t इज इक्वल्स टू माइनस और b बताइए कितना है, तो b यहाँ पर अपन ने पहले निकाल रखा है, माइनस में 7 है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट में 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2 और a कितना है बताइए यहाँ पे 3। तो t हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा नीचे सोल्व करते हैं प्रॉपर। तो अब इसको आप प्रॉपर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू एक बार हो जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एक हो जाएगा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/6 एंड 6/6। इसको प्रॉपर लिख देते हैं, दैट इज 4/3 सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड। यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो 2 बार, यानी कि एक तो इतने सेकेंड बाद और एक इतने सेकेंड बाद पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो आपसे पूछा था बताइए टाइम क्या होगा t, तो ये अपना टाइम हो जाएगा। डन और नॉट? तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, सोल्यूशन मैं इसका लिख दूंगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज दिस वन। ये आपकी वेलोसिटी दे रखी है 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस में 6 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है टाइम जब आपकी कार जो है वो रेस्ट पर आ जाएगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने पहले किया था। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 3/2 एंड 2/3 सेकेंड्स। आप इसे सोल्व करें, देख लें और मैच कर लें आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? आप इजी गोइंग तरीके से इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपने पढ़ा है एल्जेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। सेकंड पॉइंट आता है आपका जो आपको पढ़ना है, दैट इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। अब आते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। देखिए मैं पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं। मैं आपसे कहूं कि आप एक काम कीजिए और मुझे बताइए a प्लस बी का
पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या होगा? आप इजी गोइंग तरीके से बता सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। मैं कहूं a प्लस बी रेज टू द पावर 1 तो क्या होगा आंसर? सेम यही होगा, क्योंकि पावर 1 है तो कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, a प्लस बी रेज टू द पावर 2 ये आता है आपको? अरे ये तो सर बिल्कुल रटवाया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इज दैट क्लियर और नॉट? इसी तरीके से मैं आपसे कहूं अच्छा a प्लस बी की पावर 3 कर दो तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ये भी हमें पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस में b। यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर माइनस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें रहेगी। मैं सिर्फ जो मेन मोटो आपको समझाने जा रहा हूं उस पर फोकस करेंगे आप। पर अगर मैं कहूं कि अच्छा ठीक है ऐसा ही है तो a प्लस बी रेज टू द पावर और 19 कर देते हैं। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप करोगे a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 प्लस, अब इसके बाद जो भी आपको करना है, और रियलिटी बताऊं तो मुझे भी नहीं आता। एक्चुअली हम लोग ज्यादातर याद करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी रेज टू द पावर 3 तक। 4 के बाद से तो हमें भी नहीं आता, किसी टीचर को कोई इतना रट्टा नहीं करता है, उसे कोई रटता नहीं, तो हम लोगों को भी नहीं आता, तो आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आप रटना चाहें तो कितना रटोगे, पावर कहां तक जाओगे आप? 19 20 इतना पॉसिबल है क्या हमारे लिए इतने डेटा को याद करना? तो हम ऐसे याद नहीं कर सकते, हम इसको इस तरीके से लर्न नहीं कर सकते। तो फिर हमारे लिए मैथमेटिक्स में एक छोटे सा पॉइंट आता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या करेगा, ये जितनी भी क्वांटिटी है, ये जो भी क्वांटिटी उसकी पावर कुछ भी हो, ये 19 ही नहीं, इवन 100 हो, इवन 1001 हो, कुछ भी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको प्रॉपर एक्सपेंड कर सकते हैं। आया समझ में? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां पे, ताकि हम आगे की चीजों को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैंने कहा कि a प्लस बी की पावर n, ऐसा मैंने लिखा हुआ है, डन और नॉट? तो ये जब मैंने लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे n c, और यहाँ पर नॉट, यहाँ हो जाएगा a रेज टू द पावर n प्लस n c 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n c 2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, और कहाँ तक? n c n, और लास्ट में बचेगा b n, ऐसे। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ c, ये होते हैं कॉम्बिनेशंस, और ये चीज़ें आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़ते हैं परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर। किस में पढ़ेंगे बेटा? परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं दैट इज, ठीक है बेटा, ये आप कंप्लीट करते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। क्लियर? अब देखो ये जो चीज़ें आप क्लियर करते हैं, ये आप 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, सॉरी चैप्टर नंबर 7 है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम। इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी आप मैथ्स में करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि हम इतना डिटेल में जाके परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमारे फिजिक्स में इतना यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो इसकी कोई हेडेक पालने की जरूरत आपको नहीं है कि भाई मुझे ये नहीं आता तो कैसे काम चलेगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ऐसा लिखा हुआ हो, और इस n की जगह पे कोई भी पावर आप बोल दे, जैसे 19 बोल दिया तो 19 बोल दिया, तो अब इसको आप जब लिखोगे इस तरीके से, और जब आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो आप 19 पावर जो 19 होगी, 20 21 कुछ भी हो, उसे भी आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। बस बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं। सो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो इस फॉर्म पे यूज होगा, जिसे अपने को ध्यान से देखना है, जिसको मैंने ब्लॉक में बंद कर रखा है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। यहाँ जहाँ पर a प्लस बी था, वहाँ पर अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n कर दूँ तो उसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो सिंबल बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको ऐसा भी लिखा जाता है जैसे ऐसे 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल, ऐसे ये 3 और ऐसा सिंबल बना रखा है, मतलब 3 फैक्टोरियल ऐसे, या 3 पर ऐसे बना दो तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये हो गया। फिर आपके नेक्स्ट टर्म हो जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 सॉरी डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक ये वैल्यूज जाएगी। यहां पर जो ये 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। देखो ये जो 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि 2
दिस वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा एक काम करता हूँ, मैंने लिखा जैसे 6 फैक्टोरियल तो इसको लिखूंगा मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ। यानी कोई भी क्वांटिटी अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है उसके पीछे फैक्टोरियल लगा रखा है, इसका मतलब उस क्वांटिटी से स्टार्ट होकर लास्ट 1 तक आपको जाना है, जिसमें सभी क्वांटिटीज को यानी सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रोडक्ट करना है। मैंने लिखा जैसे मान लेता हूँ 10 फैक्टोरियल तो आप क्या लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू डैश 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 1 तक आपको चलना है। ये मीनिंग होता है फैक्टोरियल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे पास जो इसका मेन रिजल्ट यूज करना है, देखो हम लोग ये भी पूरा यूज नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस पूरी क्वांटिटी का कोई यूज नहीं करेंगे। हमारी जो मेजर काम की है वो केवल इतना ही है और इतना ही आपको याद करना है बायनोमियल थ्योरम के अंदर। सिर्फ इस रिजल्ट के लिए हम लोग पूरा बायनोमियल थ्योरम का इतना कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं और कैसे यूज होता है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा अभी थोड़ा सा, उसके अंदर आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो मैं आपसे ये कहूं कि मैं यहाँ पे कहूँ कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, यहाँ पर जो ये x की क्वांटिटी लिखी हुई है ये 1 के कंपेरेटिवली बहुत छोटी है। बहुत छोटी का मतलब हो जाएगा कि जैसे मैं बात करता हूँ कि 1 और यहाँ पर x इक्वल टू मैं बोल दूँ 0.01, तो ये 0.01 जो है ये कंपेरेटिवली 1 बहुत छोटी सी वैल्यू है। मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0.001 बोल दिया, 009 बोल दिया, ऐसे करके। तो ये सभी क्वांटिटी 1 के कंपेरेटिवली बहुत छोटी हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो रिजल्ट होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है, ध्यान से सुनना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बट हाँ लमसम वैल्यूज की को ही हम लोग इसके रिजल्ट में लिखते हैं कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर जो n होगा वो नियर अबाउट वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 1 प्लस nx। मतलब जहाँ पर भी आपका ये वैल्यू लिखी हुई रहे और ये x की वैल्यू 1 के कंपेरेटिवली बहुत छोटी है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं 1 प्लस nx। अच्छा अगर इसी के अंदर ऐसा होता कि सर अगर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस n होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस n होता तो यहाँ पर माइनस nx ऐसा हो जाता। आसान है। अच्छा अगर ये ऐसा होता तो इस तरीके से कि यहाँ पर माइनस और ऊपर प्लस है तब क्या होता, तो आपका यहाँ पर फिर भी आपका 1 माइनस nx हो जाता। और अगर ये दोनों ही माइनस होते हैं, दोनों ही क्वांटिटीज ये दोनों माइनस होती तो यहाँ पर फिर से वैल्यू प्लस की हो जाती। ये आपका थर्ड रिजल्ट और ये आपका फोर्थ रिजल्ट। और हमारे काम का सिर्फ यही रिजल्ट्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आया समझ में? इस तरीके से आपको ये क्वांटिटीज़ के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करना है। चलिए देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे आपको बेटर मैनर में समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने बोला कि 1.001 रेज़ टू द पावर 9, इसका आपको सोल्व करना है। अब देखो इसको 9 पावर 9 होने का मतलब 1.001 इंटू 1.001, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से 1.001 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से करना। और ऐसे कितने टाइम करना है, 9 टाइम्स उन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं ये जो भी आपकी क्वान्टिटी लिखी हुई है, क्या मैं इसे 1 प्लस 0.001 रेज़ टू द पावर 9 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहाँ पर ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये आपकी x हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, जहाँ पर x इज़ लेस देन 1 होना चाहिए और लेस देन 1 का मतलब काफ़ी छोटा होना चाहिए। इस सिचुएशन में आप देखो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है? बिल्कुल करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस nx लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1 प्लस और nx मतलब 9 और x मतलब 0.001, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 प्लस 0.009, जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका कितना, 1.009 विल बी योर आंसर। आ गया समझ में? नहीं आया? कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। 1 प्लस 0.05 रेज़ टू द पावर 19। आया समझ में? इस तरीके से आप एक क्वेश्चन अपने बेसिस पे करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। डन। अब इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे।
ये जो न्यूमेरिकल है ये फिजिक्स के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल मैं आपको अभी यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इस न्यूमेरिकल को करने पर आपको थोड़ा सा फील आएगा कि बायनोमियल थ्योरम जो आपने पढ़ी है उसका यूज़ कैसे करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आते हैं स्टूडेंट एक छोटे से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा सा आगे की डिटेल स्टडी में तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी चीज़ ग्रेविटेशन में आपने 9th में पढ़ा होगा स्मॉल जी, जिसको आपने पढ़ा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा हो ना जैसे स्पीड वेलोसिटी, उसी के टाइम पे आपका एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस आपको टाइम के रिस्पेक्ट में मिलता है वेलोसिटी में, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। डन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी एच अपन इसे बोल सकते हैं एट अ हाइट ऑफ एच, किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जी एच जो है वो दे रखा है आपको जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। ये आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और मिलता है आपको। वो इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है दैट इज जी एच इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू द पावर स्क्वायर, ऐसा भी वो आपको दे दे। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या है। देखो अब यहीं देख लेते हैं, यहां से आर कॉमन ले लो, तो यहां से आर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां आर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर देता हूं, ये ऐसे जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर है ये आर है, तो ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यही क्वांटिटी बचेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों में से वो किसी भी तरीके से दे देगा क्वेश्चन, ये आपको समझना है। डन। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे रखी है कि वहां पर यानी कि किसी भी सरफेस पे, ये अर्थ है, इस अर्थ से एच हाइट पे जाने पर, ये एच हाइट पे गया, इस जगह पे जो जी एच की वैल्यू है वो दे रखी है, ये आ गया समझ में, ये आपको गिवन है कि ऐसा है जी एच की वैल्यू। तो अब आपको बताना है पहला, अगर एच बहुत ही ज्यादा छोटा हो कंपेरेटिवली आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस जो कि कितनी होती है 6400 किलोमीटर। अगर h है और h को मैंने बोल दिया मान लो 20 किलोमीटर, यानी आपकी अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जाइए, 40 किलोमीटर जाइए, 100 किलोमीटर जाइए, तो 100 इस क्वांटिटी के कंपेरेटिवली बहुत छोटा हो जाएगा। सो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r देन शो दैट, तो बताइए कि उस h की जगह पे यानी कि जो उस पर्टिकुलर हाइट है वहां पर जो ये वैल्यू है वो आपका ऐसा बन जाएगा। आ गया समझ में, ये h कितना भी हो सकता है, इन जनरल h तो आपको दे रखा है ये वाला। अब मैंने कहा कि अगर ये h बहुत ज़्यादा छोटा हो तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब हमें प्रूफ करना है पहले कि ये क्या है। ये तो दे रखा है कि सिंपल क्या है जी एच, अब वो h का मतलब यहाँ से जैसे 1000 किलोमीटर हो गया, 2000 किलोमीटर हो गया, 100 हो गया, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस ये 1000 नहीं हो गए, अर्थ सरफेस पे मान लो 10 किलोमीटर ही हो, तो फिर वो जो क्वांटिटी, ऐसी जो क्वांटिटी वो कन्वर्ट होकर ऐसे हो जाएगी। ये आपको प्रूफ करना है कि उस h अगर बहुत छोटा है तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और दूसरा, आपको gh की वैल्यू ही फाइंड करनी है, मतलब आपको h ही निकालना है, सिंपल। कब, जब आपकी हाइट 32 किलोमीटर हो फ्रॉम द अर्थ सरफेस। डन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका सॉल्यूशन, आपको दे रखा है gh इज इक्वल्स टू g कैपिटल R डिवाइडेड बाई, और यहाँ दे रखा है R प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था, क्या मैं इसे जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इस क्वांटिटी में से जो यहाँ लिखी हुई है इसमें से मैं R कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन R, और इस पूरे की पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा जी एच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन आर की पावर 2, r से r कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू द पावर 2। आ गया समझ में, नहीं आया यहाँ तक। चलिए, क्या मैं इस क्वांटिटी को ऐसा लिख दूँ जी एच इज इक्वल्स टू जी यहाँ पर 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू द पावर -2। ये क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस वाली पावर माइनस में हो जाएगी। अब आप सोचिए h
ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मान लो 100 कर दूं, आर कितना है 6400, इससे 0 से 0 कट जाएगा तो 1/64। आपको नहीं लगता कि ये वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाएगी कंपेरेटिवली 1? तो इससे अब देखो आपको समझ में आ गया होगा ना कि अपन ने ऊपर जो रिजल्ट पढ़ा था, ये वाले जो रिजल्ट पढ़े थे, ये कब काम आते हैं आपके, कि जब आपका x 1 से काफ़ी छोटा हो तो आप डायरेक्ट ये आंसर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये क्वांटिटी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ h/r इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ये 1 से काफ़ी छोटा है। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो आपको फॉर्मूला पता है 1 + x रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 - nx होता है। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ gh इज इक्वल्स टू g, यहाँ हो जाएगा 1 - nx। nx क्या है, ये n2 है, और x ये पूरा का पूरा रहा, माइनस तो यूज़ हो चुका है, तो ये हो जाएगा 2h/r। ये आपका आंसर आ चुका है जो आप लोग चाहते थे, हैंड्स प्रूव्ड। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, डन। सेकंड क्वेश्चन अगर इसी में अपने को करना है तो यहाँ पर क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, कि आपको GH फाइंड करना है, हाइट दे रखी है 32 किलोमीटर, डन, एंड फ्रॉम दी सरफेस से आपको ये निकालना है। तो आप इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ GH निकालना है, G और 1 - 2, और ये हो जाएगा 32 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई R दे रखा है 6400। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा G, ये 1 - 64/6400, ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, डन। और इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो G 1 - 1/100 ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका G 1 - 0.01, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 0.99 इंटू G। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कैलकुलेशन वगैरह आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अर्थ की जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर 32 किलोमीटर अबव ऊपर जाने पर यहाँ पर जो G की वैल्यू आप 9.8 बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये जो G की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.99 से मल्टीप्लाई, मतलब इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। डन, यहाँ तक ये हो गया बाइनोमियल के ऊपर कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नया कॉन्सेप्ट है जो आपने चैप्टर 10 में ही पढ़कर आए हुए हैं, तो इनका यूज़ भी अपन कैसे करते हैं वो हमें थोड़ा सा देखना होता है। ये आपके क्या नाम उसका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो जाएगा 12th में जाके, आप जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं वहाँ जो है इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपका, तो a क्या है आपको याद हो रहा होगा, तो a आपकी हो जाएगी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और d क्या हो जाएगा आपका, वेरी नाइस, दैट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जिसको निकालने का तरीका a2 - a1 किया जाता है। डन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ तरीके थे, बेसिक रूल्स। इसी में ही अगर आपको nth टर्म निकालनी हो तो an = a + n - 1 इंटू d हुआ करती थी, जहाँ पर an आपका क्या होता था, nth टर्म या लास्ट टर्म आप इसे बोलते थे। ठीक है, एंड एक टर्म और आती थी, दैट इज एक रिलेशन और आता था, दैट इज सम ऑफ nth टर्म, यानी कि जो n नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करती थी उनका एडिशन। तो एडिशन करने का फॉर्मूला ये होता था n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस में an, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो ये इस तरीके से आप AP का यूज़ भी आगे जाके करेंगे। AP के सारे फॉर्मूले तो हमें पता ही हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जैसे छोटे से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलूं कि मैंने कहा जैसे 4 + 8 + 12 + 16 एंड सो ऑन और 48 ऐसा लिखा हुआ रहे, मैं पूछूं इसका फाइनल रिजल्ट बताइए क्या होगा। एक बार आप इसे पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखें जो मैं कर रहा हूं।
आई होप आपने कर लिया होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे देखना है कि मुझे इसे क्या कर रखा है, एडिशन कर रखा है। तो ऊपर मुझे एडिशन का फॉर्मूला अच्छे से पता है, यही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहली चीज़, सबसे पहले हम स्टक हो जाते हैं कि ये n क्या है। n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। अब ये यहाँ तक कहाँ तक है टर्म्स। अब या क्या हम एक एक टर्म्स को गिनने बैठेंगे क्या, तो बोले ऐसा नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या कर लें, हम n निकाल लेते हैं। और n किसकी हेल्प से निकालेंगे, nth टर्म की हेल्प से। क्योंकि nth टर्म में जो फॉर्मूला है उसमें a इज अ फर्स्ट टर्म जो आपको दे रखी है, d इज अ कॉमन डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा फर्स्ट और सेकंड टर्म का तो d आ जाएगा। an इज द लास्ट टर्म जो आपको दे रखी है 48। तो अब बस इसमें से निकाल के n निकल जाएगा, यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहाँ पर मैं अगर a n निकालना चाहूँ जिसका फॉर्मूला आपको पता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका 48 इज इक्वल्स टू 4 प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा आपका 4। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 4 इधर जाएगा तो 44 हो जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 11 और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप निकालें आराम से, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो यानी टोटल कितनी टर्म्स है जो आपके पास हैं, सॉरी टोटल कितनी टर्म्स हो गई बेटा, 12 टर्म्स हो जाएगी। डन और नॉट। अब मुझे इसका सम करना है तो यहीं पर ही अपन इसका सम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये रहा, तो सम निकालना है मुझे। तो सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल n/2 कर दो और ये कर दीजिए। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। n कितना आया 12 और 2a कितना है 4 प्लस n माइनस 12 माइनस 1 इंटू 4। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप आसानी से करें तो आपका आंसर जो बनेगा इसमें 312 बनेगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आगे आपको समझ में किस तरीके से आपको सम निकालना आना चाहिए ना, सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स वाले बच्चे तो 11th में ही अच्छे से पढ़ते हैं, बायो वाले बच्चे थोड़ा सा फोकस कर लें। इवन स्टार्टिंग में तो आप मैथ्स वाले भी फोकस करें क्योंकि अभी तक तो आप इनके बारे में हैबिचुअल नहीं है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो एपी क्या था, अर्थमेटिक, यानी कि आपको हर एक टर्म के बाद में कोई निश्चित ऐसी टर्म थी जिसका एडिशन करने पर वो टर्म बनी हुई थी, ठीक है। जैसे आपने कहा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16, तो हर एक टर्म में 4 4 4 ऐड किया तो उससे जो टर्म बनी दैट वाज द एपी। लेकिन जीपी क्या होता है, अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज मल्टीपल्ड और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर। यानी कि आपका जो अगला टर्म बनेगी वो आपका क्या होगा, प्रीवियस टर्म से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। और उसमें क्या था, या तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं अपन ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से। और इसमें भी आपका जो ए है, यानी कि ये जो ए है दैट इज योर फर्स्ट टर्म, आर जो रहेगा वो कॉमन रेशियो रहेगा। वहां पर क्या थी, कॉमन डिफरेंस हुआ करता था, यहां पर कॉमन रेशियो आ जाएगा, जिसको निकालने का तरीका क्या है आपका, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते हैं अपन। यानी कि जो A2 अपॉन A1 कर दिया जाएगा तो वो आपका आर आ जाएगा। घबराए नहीं, क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, अभी अपन देख लेंगे। डन और नॉट। अब जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं, अगर जीपी की अगर किसी भी टर्म को आपको समझना है तो जैसे मैंने बोल दिया 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब देखो सेकेंड टर्म जो बनी है वो फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने पर बनी है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म इस वाली जो थर्ड टर्म थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी एवरी सक्सीडिंग टर्म जो होगी वो प्रीसीडिंग टर्म से 2 मल्टीप्लाई होने के बाद बनी हुई है। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस वन, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डन। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहां से इन्हें हटा देता हूं। अब जिस तरीके से वहां हम nth टर्म निकालते थे एपी की, उसी तरीके से यहां भी हम nth टर्म निकालेंगे जीपी की, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n और रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ nth टर्म आपको निकालना है तो ये रहा फॉर्मूला आपके पास, Sn इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a और 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। डन। यहां पे एक चीज आती है बेटा, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, और ये बहुत यूज आएगा अपने जीपी में, जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम लोग इसका यूज करेंगे, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। अब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म के अंदर क्या है, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले इफ जो आपका आर है,
आर प्लस माइनस कुछ भी हो उसका मॉडुलस फॉर्म लेना है। माइनस का 5 भी अगर आर आता तो मॉडुलस मतलब 5 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर हो लेकिन 1 से छोटी हो, यानी कि जो आपका कॉमन रेशियो जो आता है, ये जो रेशियो है वो आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से स्मॉलर होना चाहिए। इस सिचुएशन में आपका जो एस इन्फिनाइट आएगा वो हो जाएगा ए अपॉन और यहां हो जाएगा 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला बनेगा। आ गया समझ में? डन से। तो इस चीज को आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब करते हैं अपन इसके छोटे से क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। आपको फाइंड करना है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 डेस 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 इन्फिनाइट। देखने पर कैसा लग रहा है? माइनस प्लस, सर ये तो एपी है, कर लेंगे। ऐसा नहीं है, एपी है। क्यों है? आप प्लस माइनस देख के बोल रहे हैं, लेकिन क्या इसका कॉमन डिफरेंस जो है क्या वो सेम आ रहा है क्या हर जगह पे? जैसे माइनस के 1/2 माइनस 1 करोगे तो ये वैल्यू बनेगी माइनस के 3/2। आया समझ में इन दोनों का डिफरेंस? अब करते हैं यहां पर इन दोनों का डिफरेंस। तो 1/4 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस 1/2। देखो ध्यान से, पहले में माइनस के 3/2 आया और इस बार दोनों ही पॉजिटिव है। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम हो सकती है क्या? तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो अब क्या बचा अपने पास? तो बोला फिर अपने पास जो बचा है वो जीपी बचा है, तो इसका मतलब ये जीपी होगा। करके देख लेते हैं। ये सेकंड टर्म है यानी कि माइनस के 1/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 1, तो ये आपका आर आना चाहिए। तो आर आया है आपका माइनस का 1/2। अच्छा ये वाली टर्म करके देख लेते हैं। 1/4 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 ये कटेगा 2 टाइम्स, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/2 ऐसे। तो हर बात जब आप करेंगे तो माइनस के 1/2 ही आएगा, विच मीन्स ये जो टर्म है ये आपकी जीपी की टर्म है। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो 1 है और आर जो आपका आया है वो माइनस के 1/2 आया है। आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो इन्फिनाइट तक जाना है आपको, तो यहाँ पर मैं अगर एस इन्फिनाइट लिखूंगा तो ये हो जाएगा a/1 माइनस आर, सीधा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं करूँगा 1 अपॉन और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस और माइनस में 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/2। तो यानी कि एस इन्फिनाइट आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। ये आंसर है आपका। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से मैंने क्या बोला है जो। डन और नॉट? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो फिजिक्स में आप लोग करोगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप इसका यूज़ करोगे, इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि आने वाले क्लासेस यानी 12th में तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। सो M आपका कैपिटल M एक मास है जो ओरिजिन पर रखा गया है। ओरिजिन को मैंने O से डिनोट कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने 0 कंसिडर कर रखी है। अब एक 1 मीटर के डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पे देखा है कि एक M मास का टुकड़ा रखा गया है और फिर उसी तरीके से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये M एक और रखा गया है, 4 मीटर पे ये रखा गया है, 8 मीटर पे ये रखा गया है एंड सो और इन्फिनाइट पे कोई मास रखा गया है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको फाइंड करना है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन। मतलब ये जितने भी मास हैं इसका इस ओरिजिन पे रखा हुआ जो मास है इसके ऊपर क्या फोर्स होगा वो आपको बताना है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने कहा जैसे मान लो का एक मास m ये रहा, एक मास m ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो आपको पता है कि आप जो फोर्स का फॉर्मूला यूज करते तो G M m या m1 m2 कर दो तो ये m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता था। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता था। याद है कुछ आपको? उसी फोर्स के फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ये ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम कि ये चीजें कैसे बन रही, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बातें बाद में, लेकिन बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ये आपका मास है इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स होगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो F1, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो F2, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो F3,
इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो F4 ऐसे, फिर इन सभी को आपस में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस पे नेट फोर्स आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हियर F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद है तो यहां पे मैं कर सकता हूं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन F इन्फिनाइट तक। डन। अब F1 क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, और F1 क्या है बेटा, F1 इज द फोर्स बिटवीन दिस वन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब आ जाएगा F2, F2 क्या है G यानी कैपिटल G M इंटू M, मास तो दोनों में सेम है, तो G M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब आ गया समझ में, इस तरीके से G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, और यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो क्या मैं यहां पर कैपिटल F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M और स्मॉल m को कॉमन ले लूं, तो यहां बचेगा 1/1, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस में 1/64 प्लस में एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। अब आप खुद सोचो क्या ये AP है कि GP है, तो अब आप देखोगे कि ये 1/1 ये 1, अब 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो देख लो, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो R इज इक्वल्स टू A2/A1 कर दो, तो यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1/4। अब हर क्वांटिटी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा, देख लो, इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करो बिल्कुल आएगा, 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, 1/16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब तो बहुत आसान हो जाएगा, अब आपको इसकी रेशियो वगैरह जो है, रेशियो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ लिख भी सकते हो आप इसको, ठीक है ना। आपको रेशियो फाइंड करना है कि आपको मतलब कुल मिला के ये बताना है कि AP या GP में है, तो आप अगर रेशियो निकालोगे आप, तो रेशियो अगर सेम आता है तो GP हो जाएगा, और डिफरेंस सेम आता है तो AP हो जाएगा। डन। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो रेशियो सेम आता है, जो कि R जो आपका आया है वो आपका आया है 1/4। डन आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से यहां तक कहां तक जा रहे हैं हम, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, टिल इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट तक है तो क्या हम कैसे ऐड करेंगे, इनको कैसे निकालेंगे, तो ऊपर अभी अपन ने देखा कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म को हम डायरेक्ट लिखते हैं A+1 - R, तो यहां पर अपन सीधा लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा A/1 - R, यानी 1 - R की जगह पे 1/4। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो F इज इक्वल्स टू बन जाएगा दैट इज 4/3 G कैपिटल M स्मॉल m आंसर। ये रहा आपका आंसर, इसको आप प्रॉपर सोल्व कर लें, यही आपका आंसर बनेगा। तो इतना फोर्स लगेगा किसके ऊपर, यानी कि इस चार्ज के ऊपर, इन सभी चार्जेस की वजह से कितना जो फोर्स आएगा वो 4/3 Gmm आएगा। आ गया समझ में आपको, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी आपका GP वाला फंडा। अब बेटा इसमें एक पॉइंट और आता है जिसके क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा याद रखना है, जब आगे आएगा तब हम देखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रहा, तो ये रहा आपका एक नया रूल, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये मैथ्स में थोड़ा बहुत यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में आता था, लेकिन शायद क्या पता आप लोगों ने यूज नहीं किया है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि इफ A/B कोई रेशियो है जो ऐसे लिखा हुआ है, वो अगर आपका C/D के इक्वल है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूज अपन कर सकते हैं A+B डिवाइडेड बाई A-B, जो है ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी C+D डिवाइडेड बाई C-D। अभी इसका कोई यूज नहीं बता रहा हूं, जब आगे आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस आएंगे तब इसका यूज करेंगे। तो ये होता है आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, जिसमें A/B इज इक्वल्स टू C/D। और इसको अगर आपको चेंज करना है, जैसे अगर इफ ये कंडीशन हो अगर आपकी, तो आपका ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगी। ये आपका रूल है। और इसी के साथ ये जो टॉपिक था दैट वाज द ऑल अबाउट द अलजेब्रिक फंक्शन, ये आपका दी एंड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, दैट विल बी लेक्चर नंबर 2। सो टिल दैट, गुड लक एवरीवन एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी।